नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने की घंटी जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारा दैनिक वीडियो आपको तुरंत और सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे केरल में चल रही आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की समन्वित बैठक में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से मतभेद भी उभर करके सामने आ रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जो संग्राम छिड़ा हुआ था उसमें कोई कमी के आसार नहीं दिखाई दे रहे। संघ एक दो मुहे सांप की तरह है। एक तरफ तो वह आरक्षण नहीं देने की बात आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही आरक्षण का विरोधी रहा है, संविधान का विरोधी रहा है, लोकतंत्र का विरोधी रहा है, समानता का विरोधी रहा है, धर्मनिरपेक्षता का विरोधी रहा है आरएसएस। और दूसरी तरफ जब चुनावी राजनीति में आरक्षण मुख्य मुद्दा बन जाता है तो आरएसएस भी फिर दोगलापन दिखाता है। कहीं वह कहता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। 2015 में बिहार चुनाव के दौरान आरएसएस ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और इसे जिंदगी भर या हमेशा हमेशा नहीं लागू किया जा सकता है। बड़ी प्रतिक्रिया हुई और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। उसके बाद से लगता है कि आरएसएस ने अपने एजेंडे में तो रखा आरक्षण खत्म करने की बात, लेकिन सार्वजनिक घोषणा करना उचित नहीं समझा, बल्कि सार्वजनिक घोषणा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आरएसएस ने कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी को, गरीब, दलित, वंचित जनजातियों और जातियों को, उपजातियों को, और कम से कम 200 साल तक मिलना चाहिए। जब 2000 साल तक, 3000 साल तक इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, इस बात को आरएसएस ने कबूला है कि पिछड़ी जातियों, दलित, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ है और अत्याचार करने वाला कोई और दूसरा नहीं, आरएसएस और आरएसएस की मानसिकता के लोग जो 2000 पहले से रहे हैं, अब तक हैं। इन्हीं लोगों ने शोषण किया, इन्हीं लोगों ने गुलाम बनाया, इन्हीं लोगों ने शूद्र कहा, इन्हीं लोगों ने ओबीसी, एससी, एसटी को सवर्णों के बराबर आने से रोका। लेकिन जब प्रजातंत्र में चुनाव की बात आती है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पलटी मार जाते हैं और कहते हैं कि आरक्षण कम से कम 200 साल तक चलना चाहिए। तो एक तरफ आरक्षण का विरोध भी और दूसरी तरफ आरक्षण का समर्थन भी। आरक्षण का विरोध अब सामने नहीं है, सार्वजनिक पटल पर नहीं है, बल्कि आरएसएस के संविधान में है, आरएसएस के दिल और दिमाग में है। तो जिसके दिल दिमाग में आरक्षण न देने, ओबीसी, एससी, एसटी की बराबरी सवर्णों तक न करने की सोच विकसित हुई है, क्या वह ईमानदारी से आरक्षण देना चाहेगा या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आरक्षण को बैसाखी के रूप में अपना रहा है? तो केरल की बैठक में आरक्षण और जातीय जनगणना का सवाल भी उठा। राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुकाबले जनजातीय
ओबीसी गणना और ओबीसी हक अधिकार का जो बड़ा प्रश्न लोकसभा चुनाव के दौरान खड़ा किया, वह प्रश्न अभी अधूरा रह गया है और उस लकीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी। हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो यह इससे अच्छा मुद्दा नहीं हो सकता कि ओबीसी को हक अधिकार दीजिए, उनकी जनगणना कराइए। हिंदुत्व को हिंदुत्व की चोट से ही परास्त करने का जो निर्णय राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने लिया है, वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर भारी पड़ रहा है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है कि जातीय जनगणना, ओबीसी हक अधिकार के सामने कौन सी ऐसी बड़ी लकीर खींची जाए जिससे कि इस देश के 98 करोड़ मतदाता प्रभावित हों और वह भारतीय जनता पार्टी को ठीक वैसे ही वोट दें जैसे 2014 और 19 में दे करके जिताया था। तो इन सब पहलुओं पर भी केरल बैठक में चर्चा हो रही है। कल 2 सितंबर तक चर्चा होगी। शनिवार को पहले दिन की चर्चा हुई, जिसमें वायनाड में हुए भूस्खलन, जातीय समीकरण, आरक्षण और वायनाड में जो हादसा हुआ था उस पर चर्चा हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर चर्चा हुई है। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो खाई बन चुकी है, वह खाई केरल की बैठक में स्पष्ट रूप से दिख रही है। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा आरएसएस जमाना चाहता था, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व चाहता है कि जिस तरह से 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी से होता रहा है, वैसे ही आगे भी हो। आरएसएस को दखल देने या अपना अध्यक्ष बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामला विवादास्पद था, इसलिए इसे टाल दिया गया कि या तो इसे अगली बैठक में या फिर अगले साल जब कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होगा उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो संघर्ष चल रहा था, क्या केरल बैठक के बाद वह संघर्ष रुक जाएगा? क्या आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कदम पीछे वापस ले लेगा? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। और जिस तरह से तल्ख तेवर आरएसएस के सरसंघ चालक, सरकार्यवाहक और पदाधिकारियों और स्वयं सेवकों का देखने को मिल रहा है केरल के बैठक में, हमें नहीं लगता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से डर कर या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हटाने के बारे में कोई मंत्रणा न करे। आपस में मंत्रणा जरूर होगी लेकिन बैठक में नहीं होगी। आरएसएस के अलग से जो गोष्ठियां होती हैं, विचार संवाद होते हैं, उसमें ये सब बात उठेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समन्वित बैठक है और जो बैठक में बातें हो रही हैं, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, इसकी आहट दूर दूर तक जाती है और इसका संदेश पूरे देश में जाता है। इसलिए आरएसएस नहीं चाहता है कि उसके और भारतीय जनता पार्टी के बीच के संघर्ष का संदेश पूरे भारत में जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आरएसएस
असहमत तो ज़्यादा है लेकिन सहमत कम है। आरएसएस का गठन 1925 में हुआ और 2025 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस बीच आरएसएस को मनचाही सफलता नहीं मिल सकी। आरएसएस का जो बड़ा सपना था, बड़ा एजेंडा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं लागू कर सकी। 370 में सफलता मिली। यह आरएसएस की अवधारणा थी कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाए। राम मंदिर में सफलता मिली। राम मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पक्ष में दिया। सफलता रही फैसले में भी और राम मंदिर बनाने में भी। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद जो उम्मीद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को थी कि 400 पार सीटें कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, वह सपना नहीं पूरा हुआ और इस पर भी चर्चा हुई है केरल के बैठक में। मुस्लिम ग्रंथि जो कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की शुरू से रही है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के शीर्ष नेता शुरू से 3 शत्रुओं की चर्चा करते रहे हैं। पहला शत्रु मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म के लोग, दूसरे शत्रु ईसाई धर्म के लोग और तीसरे शत्रु वामपंथी। तो इन शत्रुओं को निपटाने के लिए आरएसएस शुरू से कमर कसे हुए है और इस पर केरल बैठक में भी मंत्रणा हुई। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि न तो मुस्लिम ग्रंथि जिस तरह से पीड़ित होती है आरएसएस और भाजपा, मुस्लिमों को इस देश से हटाने की साजिश रची जाती है। CAA NRC लाया जाता है और कहा जाता है कि CAA NRC के तहत मुसलमानों को मुस्लिम देशों में भेजा जाएगा और मुस्लिम देशों में बस रहे हिंदुओं को भारत में बुला करके नागरिकता दी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कानून तो बना दी CAA NRC, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी और कभी इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकेगी, क्योंकि अब प्रतिद्वंदी पार्टी विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम ग्रंथि, वामपंथी ग्रंथि या इंडिया गठबंधन को ख़त्म करने की ग्रंथि अब हमें लगता है कि साकार नहीं हो पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के 2 मंसूबे पूरे किए, 370 और राम मंदिर। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मुख्य मुद्दा रहा है आरएसएस का। इसे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं लागू कर सकी है और 1 नेशन 1 इलेक्शन यह भी आरएसएस की सोच है और संविधान बदलना, मनुस्मृति लागू करना और सबसे बड़ा एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना। भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी साबित हुई है। इन इरादों को, इन एजेंडों को अगर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी 2014-19 में पूर्ण बहुमत ला करके तीसरी बार शासन में आई है, उसे पता चल गया है कि संविधान का नाम आने तक से उसे इतनी बड़ी हार मिल सकती है और उसका 400 पार की तो बात दूर, 272 सीटें नहीं मिल सकती। तो उसे एहसास हो गया है कि हम संविधान को नहीं बदल सकते हैं, हम मनुस्मृति को नहीं लागू कर सकते हैं, हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। याद कीजिए, जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल की पूजा करते हैं, उसके सामने
दंडवत पड़ जाते हैं और सिंगोल को लेकर पूरे संसद भवन में चक्कर लगाते हैं और सिंगोल की स्थापना संसद भवन में कर दी जाती है। तो उस सिंगोल राजनीति से यह बात ध्वनित हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को राजतंत्र बनाने की दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं, प्रजातंत्र की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं, प्रजातंत्र खत्म करना चाहते हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और राजतंत्र में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से सिंगोल की अवधारणा को आलोचना किया, राजतंत्र को खारिज किया और नरेंद्र मोदी के इरादों को नेस्तनाबूद किया, अपने आप में बड़ी घटना है। उसके बाद चुनाव में संविधान के मुद्दे पर हार होती है। अब नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि वह संविधान बदलेंगे। याद कीजिए कि जब 9 जून को शपथ लेने प्रधानमंत्री जा रहे थे, तीसरी बार शपथ लेने, तो सबसे पहले वह संविधान के पास जाते हैं और उसे माथे से लगाते हैं, गले लगाते हैं, सजदा पढ़ते हैं, उसके बाद शपथ लेते हैं। आरएसएस भौचक्का रह गया कि जिस संविधान को हटाने के लिए हम आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद से ही संघर्ष कर रहे हैं, जिस संविधान को हम कई बार जला चुके हैं, जिस संविधान के खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं, जिस संविधान को हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसी संविधान को माथे से लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की यह मजबूरी थी कि संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी करें, वरना इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी उन्हें माफ नहीं करेंगे। तो सच पूछिए तो हमें लगता है कि आरएसएस के इरादों को अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यान्वित करना चाहेगी तो वह जड़ से खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी। अगर समानता के सिद्धांत को, सामाजिक न्याय को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानेगी, और आरएसएस तो कभी माना ही नहीं, आज भी नहीं मान रहा है, आगे भी नहीं मानेगा, तो सामाजिक न्याय को मानना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है। और अगर सामाजिक न्याय से मुकरते हैं या इसे अपनी कार्य प्रणाली में शामिल नहीं करते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक बिखर जाएगा, और वह बिखरना शुरू भी हो गया है 2024 के चुनाव से। आरक्षण और जातीय जनगणना नरेंद्र मोदी मन से नहीं स्वीकार कर रहे हैं, हृदय से नहीं स्वीकार कर रहे हैं, ऊपर से स्वीकार करने के पक्ष में लगता है कि अब खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ने उन्हें मजबूर कर दिया है कि जातीय गणना कराई जाए। सितंबर महीने, इसी महीने से जनसंख्या गणना जो हर 10वें साल होती है, जो 2021 में नहीं हो सकी है, उसे 2024 में शुरू किया जा रहा है। और उस जनगणना के साथ ओबीसी जनगणना भी कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार कर रहे हैं और इसका संकेत भी दे चुके हैं। जब अमित शाह कहते हैं कि जनगणना और ओबीसी जनगणना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जनगणना कराने के लिए मन बना चुके हैं या मन बना रहे हैं। और अगर नहीं बनाएंगे तो मध्यावधि चुनाव में या फिर 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है।
अगर आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान की बात तो मैंने आपको बता दी। सबसे बड़ा एजेंडा जो आरएसएस का हिंदू राष्ट्र का है, और उसी हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी और 100 सालों तक उसे सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन 2014 से आरएसएस को लग रहा था कि 2025 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, संविधान बदल जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी यह काम नहीं कर सके। यही वजह है कि संघ नाराज है और भारतीय जनता पार्टी पर अपनी पकड़ बना करके भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को साइड करना चाहता है, या यूं कहें कि गुजरात भेजना चाहता है। लेकिन आरएसएस ने केरल के बैठक में इसकी अनुभूति नहीं होने दी, क्योंकि अगर इसकी अनुभूति वहां पर प्रकट की जाती तो यह बात पूरे देश में जाती और भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता कि आरएसएस चाहता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आगे राज करे। तो जो कुछ मनुस्मृति युग लाने में सफलता नहीं मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हिंदू राष्ट्र बनाने में सफलता नहीं मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, संविधान बदलने की सफलता नहीं मिली नरेंद्र मोदी को, इसके लिए आरएसएस नाराज है और उसकी नाराजगी को सवर्ण जातियों के लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसकी नाराजगी और उसके स्वार्थ और उसके अन्याय को इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख या यूं कहें अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस के खिलाफ चुनाव के दौरान बयान दिया था और कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सक्षम है चुनाव जीतने में। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो 4 जून को जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सबके कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि संघम शरणम गच्छामि का नारा हमें बुलंद करना ही पड़ेगा और संघ की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि संघ के प्रचारकों ने 2024 में हाथ खींच लिया था। कुछ चुनिंदा राज्यों में संघ प्रचारकों ने 2024 के चुनाव का नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार जरूर किया और उन राज्यों में भारी सफलता भी मिली। वे राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड। इन राज्यों में लगभग 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन जिन राज्यों से प्रचारकों ने हाथ खींच लिया था नरेंद्र मोदी का प्रचार करने के लिए, उन राज्यों में बड़ी असफलता मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। तो आरएसएस प्रमुख को भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी को समझ रहे हैं और अगर उसकी मजबूरी को नहीं समझेंगे, अपनी बातें मनाने पर अड़े रहेंगे, तो हम समझते हैं कि आरएसएस का वजूद भारतीय जनता पार्टी से है, 32 संगठनों से है। आरएसएस के 32 संगठन हैं और इन 32 संगठनों में भी उहापोह की स्थिति है। आज किसान संघ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है किसानों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों के हित में आवाज़ उठाने के लिए किसान संघ नदारद है। आदिवासी कल्याण
समिति जो इनकी है आदिवासियों के उत्थान के लिए, वह भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। और पिछड़ी जातियों को साधने के लिए जो इनका संघ का जो संगठन है वह भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। 32 संगठन हमें लगता है सिर्फ नाम के लिए हैं। उनका काम छिन गया है और काम छीनने का काम राहुल गांधी ने किया है। जातीय गणना कराने के लिए, ओबीसी को हक अधिकार देने के लिए, किसानों को एमएसपी देने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार और इंटर्नशिप के नाम पर पैसे देने के लिए जो चाल राहुल गांधी ने चली है, आरएसएस इस चाल के समानांतर बड़ी लकीर खींचना चाहता है। और इस बड़ी लकीर के लिए केरल बैठक में चर्चा जरूर हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। अब देखिए कल यानी 2 सितंबर को आखिरी दिन की बैठक में आरएसएस क्या निर्णय लेता है और उसे अपने निर्णय में कितनी सफलता मिलती है। भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली बनाने के लिए और शताब्दी वर्ष मनाने के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई जाती हैं वह तो समझ में आता है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे, ज्वलंत प्रश्न राहुल गांधी ने छेड़ दिया है हिंदुत्व के खिलाफ, ओबीसी कार्ड को ला करके इसकी काट कल भी निकाल पाने में असमर्थ होंगे मोहन भागवत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।